नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आपके सामने आज हम कक्षा 8 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक संसाधन एवं विकास उसका पार्ट 3 खनिज एवं शक्ति संसाधनों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके अभ्यास प्रश्न उत्तर आपके सामने हैं। तो हम समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे। इसकी डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखी है, जो कि आप देख सकते हैं। हम सीधे क्वेश्चन आंसर्स लेके आए हैं और लिखित रूप में हम इन क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो इन अभ्यास प्रश्नों को आप लिखने के लिए कॉपी और पेन अपना लेके बैठ जाइए, ताकि आप इन सब चीज़ों को लिख सकें। और आपको किस प्रकार से लाभकारी होगा, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी, जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में आपको सहायता हो सकती है। तो आप प्लीज़ बने रहिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। तो इनके आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये लिखित रूप में अब आपके सामने है, आपको लिखित रूप में मिलेगा ये। तो आप देखिए, प्रतिदिन उपयोग में आने वाले सामान्य खनिज हैं। पहला नमक, लोहा एंड ग्रेफाइट। तो पहला जो है आपके सामने लोहा है, फिर नमक है और ये ग्रेफाइट है। तो ये 3 आपको लिखने हैं कि ये प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले सामान्य खनिज हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पहले तो आपको बताना है कि अयस्क क्या है, और अयस्क जो धात्विक खनिजों के जो अयस्क है वे कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखित रूप में आपके सामने है। इसका उत्तर आपके सामने है कि जो अयस्क क्या है कि जिन शैलों से खनिजों का खनन मतलब माइनिंग, जैसे खदानों के अंदर, आपको पता है खदानों के अंदर जब खुदाई की जाती है उसको खनन कहा जाता है, जिसमें हम खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को माइनिंग या खनन कहते हैं। जिन शैलों से खनिजों का खनन किया जाता है, शैल अयस्क कहलाती हैं। शैल मतलब पत्थर, है ना। धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः आग्नेय एवं कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। आपको पता है आग्नेय एवं कायांतरित शैल क्या होती हैं। आग्नेय शैल वह होती है जो ज़मीन के अंदर से मैग्मा के रूप में निकलती हैं, और कायांतरित वह होती हैं जो परिवर्तित हो जाती हैं, जो आग्नेय से कायांतरित होती हैं। ठीक है, तो आपको आग्नेय और कायांतरित शैलों के बारे में हमने पहले ही बता रखा है। ये वीडियो को आप अन्य वीडियो में भी देख सकते हैं, जो हमारी ऑलरेडी अपलोडेड है अग्नि और कायांतरित चट्टानों के बारे में। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है कि प्राकृतिक गैस संसाधन से संपन्न 2 प्रदेश बताइए। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस संसाधनों से जो संसाधन से संपन्न जो 2 प्रदेश हैं, आपके सामने लिखा है जैसलमेर राजस्थान में जो है, और मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो महाराष्ट्र और राजस्थान 2 राज्य हैं भारत के, जहाँ पे प्राकृतिक गैस संसाधन संपन्न है। इनमें भी 2 क्षेत्र हैं, जैसलमेर और मुंबई। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो आपके सामने है। साथियों, यहाँ पर आपके सामने क्या प्रश्न है? देखिए, प्राकृतिक गैस संसाधनों से संपन्न 2 प्रदेशों के नाम तो आपने लिख लिए। आप वीडियो को ना पॉज कर लीजिएगा और आराम से आप बैठ के उनको लिख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि बहुत वीडियो फास्ट चल रही है तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर आप लिख लीजिएगा। निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आप क्या ऊर्जा का स्रोत बताएंगे, तटीय क्षेत्रों के लिए आप क्या बताएंगे, और शुष्क प्रदेश जो कि सूखे प्रदेश है, ऐसे क्षेत्रों में आप ऊर्जा के किन क्षेत्रों का सुझाव देंगे? ये प्रश्न है। उसके बाद 5 तरीके दिए जिनसे कि आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। इन दोनों के ही आपको जो लिखित रूप में उत्तर अभी देखने को मिलेंगे अपनी स्क्रीन पे, कि किस प्रकार से हम इसको राइट। देखिए साथियों, आपके सामने ये आ गया है। तो प्रश्न आपके सामने ऐसे पीछे था कि हम किन किन क्षेत्रों के लिए क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हम ऊर्जा का स्रोत में बायोगैस प्रयोग करेंगे, और हम ऐसी ऊर्जा का प्रयोग करना चाह रहे हैं जो कि नवीकरणीय है और जिससे पर्यावरण पर कम हानि पहुंचती है। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा जो है हम किस में यूज़ करेंगे? हम
तटीय क्षेत्रों में करेंगे। और शुष्क प्रदेशों में हम क्या करेंगे यूज़, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसका विशेष ध्यान रखना है। बायोगैस किसके लिए करेंगे, बायोगैस करेंगे हम विलेजेस के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा जो करेंगे हम क्या करेंगे, हम तटीय क्षेत्रों के लिए करेंगे ये। ठीक है, थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ। ठीक है, बायोगैस जो है वह हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए करेंगे, ज्वारीय ऊर्जा जो है हम तटीय क्षेत्रों के लिए करेंगे, ज्वारीय ऊर्जा पवन ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा हम किसके लिए करेंगे, हम शुष्क प्रदेशों के लिए करेंगे। ठीक है, तो पवन ऊर्जा हम कहाँ के लिए कर सकते हैं, ज्वारीय क्षेत्रों के लिए, सॉरी जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे भी अच्छी हवाएं चलती हैं, और शुष्क प्रदेशों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। साथ ही जो प्रश्न है वो ये प्रश्न है कि घर पर ऊर्जा बचत के तरीके आप लिखिए। तो पहला हम लिखेंगे बिजली उपकरणों को आवश्यकता ना होने पर बंद कर दें, मतलब जब ज़रूरत नहीं है तो आप बिजली उपकरणों को बंद कर दें। सभी प्रेशर कुकर, मतलब सब्जियां हैं उसको हम क्या करें, प्रेशर कुकर में पकाएं। इससे क्या होगा, थोड़ा गैस जो है वह कम इस्तेमाल होगी। या जिनके घर में इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं जिन पे खाना बनता है, उससे जो ऊर्जा है उससे बचत होगी। CFL बल्ब या ट्यूब का प्रयोग करना। अभी देखिए थोड़ा सा और बढ़िया हो गया है। अब क्या है, आप इस पर लिख सकते हैं LED बल्ब का प्रयोग करना, LED। ठीक है, LED बल्ब जो होते हैं और ज़्यादा एनर्जी सेविंग होती है। और आपको मैं बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर उजाला योजना, उजाला प्राइम मिनिस्टर उजाला योजना के तहत बहुत सारे करोड़ों घरों में क्या कहते हैं, ये LED बल्ब भी बांटे गए हैं, जिससे प्रति वर्ष हमारी बहुत सारी करोड़ों रुपए की ऊर्जा भी बचाई गई है। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे एक चीज़ और मिलेगी, खिड़कियों को खुली रखकर प्राकृतिक हवा एवं प्रकाश का अधिकतम प्रयोग करना। मतलब हम क्या करेंगे भाई, अगर दिन का टाइम है तो खिड़की थोड़ा खोलेंगे, रोशनी आएगी तो लाइट भी हमारी बचेगी, और पंखा भी ज़्यादा नहीं चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाहर से अच्छी ठंडी हवा में मिलेगी, प्राकृतिक हवा मिलेगी, तो हम पंखा और लाइट की बिजली का जो हम वेस्टेज करते हैं उससे हम बचेंगे। गैस जलाने से पहले हम क्या कर लें, सब्जियां काट कर व धोकर तैयार रखना। हम ये नहीं कि गैस चालू कर दें, उस पर बर्तन रख दें गर्म करने के लिए, तब तक हम सब्जी काट रहे हैं। तो हम सब्जियां काट के तैयार रखें, धोकर तैयार रखें, ताकि जैसे ही उपकरण गर्म हुए, हमारा कोई भी उपकरण जिस पर हम खाना बनाना जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, वह उस पर हम ऊर्जा का क्या कर सकें, ऊर्जा का हम बचाव कर सकें। तो ये बहुत सिंपल है कि हम जो भी हमारे घरों में आसपास होता है, चाहे वो जल है, जल भी हमारा एक संसाधन है। ठीक है, यहाँ लेकिन ऊर्जा का बचाने की बात हो रही है, तो ऊर्जा में जो सबसे ज़्यादा है वह हमारे पास जो शक्ति संसाधन है उसके द्वारा के बारे में बात की गई है, बिजली उपकरणों के बारे में बात की गई है, संसाधनों के बारे में बात की, खनिज संसाधनों के बारे में बात करी गई है, जिससे कि ऊर्जा बनती है। तो उनको बचाने का हमें क्या करना है, अधिक से अधिक प्रयास करना है। ठीक है, तो वीडियो को मैं आपको बता दूं कि अब हम नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हैं वीडियो के, जिसमें हमें क्या करना है, हमें एक विशेषता जो है वह हमें बतानी है इसकी वीडियो की। तो वीडियो के अंदर प्रश्न की आपको विशेषता बतानी है कि इनमें से जैसे आप सही उत्तर को चिन्हित करते हैं उसी प्रकार से, ज़रूरी नहीं है कि वह यही पूछे कि इनमें से विशेषता बताइए, उस खनिज की विशेषता बताइए। इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इनमें से वो चीज़ बताइए जो कि उसकी विशेषता नहीं है। मतलब इसमें तीन जो चीज़ें हैं, तीन में ये बताई गई है कि इसमें से तीन इसकी विशेषता होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है। मतलब तीन विशेषताएं हैं और एक विशेषता नहीं है। तो खनिज की विशेषता मैं आपको बता देता हूँ, वह प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। खनिज जो होते हैं वह प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल। अगर वह निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होगा तो हम उसको पहचानेंगे कैसे।
वे असमाप्य होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, समाप्त होते हैं। खनिज जो हैं वह ये नहीं कहेंगे कि अनगिनत है, उसकी भी सीमा है और वह समाप्त हो सकते हैं। उनका वितरण असमान होता है, बिल्कुल। कहीं पे किसी प्रदेश में ज़्यादा है, कभी किसी प्रदेश में कम है। ये नहीं कि जितने, अगर 1000 टन आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगे तो 1000 टन ही आपको झारखंड में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको इसका विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आगे हम चलते हैं प्रश्न पे। तो इसका जो सही उत्तर है, अगर हम इसका सही उत्तर हम टिक करेंगे तो हम क्या टिक करेंगे, ग टिक करेंगे कि इसमें खनिजों की विशेषता क्या नहीं है कि वह असमाप्य होते हैं। यहाँ पे एक और है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का उत्पादक नहीं है। झारखंड अभ्रक का उत्पादक है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक अभ्रक का उत्पादक नहीं है। तो आपने इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको आप जो सही टिक मारेंगे वह क्या मारेंगे, आप सही टिक मारेंगे इसके अंदर, आप मारेंगे सही टिक इसमें कर्नाटका के ऊपर। ठीक है, तो कर्नाटका के ऊपर आपने इसमें टिक मारना, ऊपर असमाप्य पे आपने, क्योंकि हमने क्या करना है, सही उत्तर को चिन्हित करना। और पूछा क्या गया है कि इस पहले में भी नई वाला पूछा गया है, उसमें भी नई वाला पूछा गया है। इसमें ये नहीं पूछा गया कि कौन सा अभ्रक का उत्पादक राज्य है। आप ये दूसरा आप देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, इसमें ये नहीं पूछा, इसमें पूछा उत्पादक कौन सा नहीं है, क्योंकि बाकी झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश उत्पादक हैं, लेकिन कर्नाटक नहीं है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, कर्नाटक होगा। सही उत्तर को चिन्हित करना है हमें, क्या करना है, सही उत्तर को चिन्हित करना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। देखिए, मैं इस प्रश्न के उत्तर से पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आप वीडियो में बने रहें। हर वीडियो में हम एक आपके लिए स्पेशल चीज़ बताते हैं। इस वीडियो में भी आपको एक स्पेशल चीज़ बताएंगे कि जिससे आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे आप जो चीज़ें हैं भूलेंगे नहीं। अभी जो आपके सामने प्रश्न है, इससे पहले अगर मैं पूछूं कि कौन सा अभ्रक का उत्पादक राज्य नहीं था, तो आप बताएंगे, लेकिन आपको बहुत टाइम लगेगा। जो हम मेथड आपको बताएंगे, अगर वो आप करते हैं तो उससे आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। मेमोरी पावर अच्छी होने के कारण आप पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे, आप अपने स्कूल में अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे, आप अपने घर में अच्छे नंबर, क्योंकि हम क्या होता है, हमें कोई भी चीज़ बताई जाती है और हम उसको भूल जाते हैं। उसी कारण से हमारे जो नंबर होते हैं वे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, या हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते, आपको पता होने के बाद भी। तो मैं आपको बता दूं कि सहज योग मेडिटेशन, सहज योगा, ध्यान, उसके माध्यम से आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। उसकी जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सहज योगा ध्यान बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर कोई फीस नहीं लगती। आप यूट्यूब पे खुद भी देख सकते हैं सहज योग लिख के, वरना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको सहज योगा के आपको लिंक्स मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। आप ज़रूर एक बार चाहे 5 से 10 मिनट ज़रूर ट्राई कीजिए। जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, जो भी अभिभावक, छात्र, शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से इस छोटी सी प्रक्रिया के द्वारा अपने आप को आप देखिए, और आप देखिए आप कितने ज़्यादा बदल जाएंगे, आप कितने अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे, आपकी मेमोरी पावर कितनी बेटर हो जाएगी। तो ये छोटा सा प्यारा सा संदेश था आपके लिए। तो आप ज़रूर वीडियो को, आप ज़रूर क्या कहते हैं, इस पर ज़रूर जाइएगा और देखिएगा अगर स्क्रीन, और आपको बहुत इसका लाभ होएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर आप क्लिक कीजिएगा, वरना आप खुद सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आपको सहज योगा मेडिटेशन मिलेगा। ठीक है, लर्निंग सहज योगा लिखिएगा, आपको इसके बारे में पता लगेगा। तो आगे चलते हैं कि मैक्सिको निम्नलिखित में से कौन से विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है, और इसका जो सही उत्तर है वह है चिली है। ठीक है, चिली मैं आपको बता दूं, चिली क्या है, चिली कौन से महाद्वीप में है, मेरे को बताना चाहिए कि चिली जो है वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, दक्षिण, ठीक है, अमेरिका साउथ अमेरिकी महाद्वीप के अंदर है चिली। ठीक है, आपको ये याद रखना है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को संरक्षित नहीं करेंगी। एलपीजी आपको सबको पता है। ठीक है, एलपीजी क्या होता है, एलपीजी
लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस है। सबके घर में सिलेंडर आते हैं, ज़्यादातर लोगों के घरों में सिलेंडर आते हैं। तो इनमें से फिर से ये पूछा गया, इसमें सब ना वाला पूछा गया। देखिए इसमें पूछा गया नहीं करेगी, ठीक है, संरक्षित नहीं करेगी। संरक्षित मतलब बचाना होता है। तो पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, इससे क्या होएगा, इससे आगे आपकी गैस नहीं बचेगी, इससे आपकी गैस बच जाएगी, क्योंकि आप भिगो देंगे थोड़ा सा, वो नरम हो जाएगी। प्रेशर कुकर में खाना बनाने से भी गैस बचेगी। पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी काट लेना, इससे भी आपकी गैस बचेगी। लेकिन खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाने से आपकी गैस नहीं बचेगी। तो कायदे से अगर देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया, इसमें नहीं पूछा गया है, तो नहीं पूछा गया तो हमने खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर खाने पकाने से हमारी एलपीजी सुरक्षित नहीं होगी। सही उत्तर इसका डी है, घ है। ये आपको याद रखना है। कारण बताइए, प्रश्न है कारण बताइए, कारण बताइए। तो कारण बताने के लिए बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, ठीक है। देखें दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए, अगर वीडियो आपको सच में अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को बाकी दोस्तों से ज़रूर पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर सच में लाभ हो रहा है वीडियो के माध्यम से तो आप ज़रूर वीडियो को पसंद कीजिए, कमेंट्स डालिए कि कैसी वीडियो आपको लगी। बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए, ये पूछा गया। तो लिखित रूप में आपके सामने आंसर है, आप लिखिएगा इसको। तो उत्तर आपके सामने है। यहाँ पे बात ये थी कि बड़े पैमाने पर बांधों के बनाने के लिए हमें क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए, पूर्व क्या करना चाहिए। तो कारण ये है कि बड़े पैमानों पर वनों को काटा जाता है। जब भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बांध बनाए जाते हैं, उसमें क्या किया जाता है, बड़े पैमानों पर वनों को काटा जाता है। बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर ये क्या कहते हैं, कोई वैली है, ठीक है, तो वैली है या फिर यहाँ पे लोग रहते हैं वैली में, ठीक है। अगर अब यहाँ पे बांध बनाया जाएगा, यहाँ पे दीवार खड़ी करी जाएगी, तो उस तरफ, मतलब जिस तरफ लोग रहते हैं उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, जल एकत्रित हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। और तीसरा जो लिखा गया है कि स्थानीय स्तर पर भूकंप, भूस्खलन का खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपको इसका याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, कारण है। तो कारण में हमने कहा क्योंकि लिखना है। क्या लिखना है, क्योंकि लिखना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो प्रश्न कैसे बन गया कि बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। कारण है तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे वनों को काटा जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र में पानी जलमग्न होता है। और क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते हैं, ठीक है। इसलिए बड़े बांधों के निर्माण से पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। एक कारण बताना था। दूसरा है कि अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। तो मैं आपको उत्तर लिख के उत्तर आपको दिखाता हूँ। आपको क्या लिखना है, क्योंकि, क्या लिखना है, क्योंकि। आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा उत्तर में अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं, क्योंकि, बिकॉज। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आपको क्या लिखना है, क्योंकि बड़े उद्योग कोयला खदानों के पास स्थित होते हैं, क्योंकि कोयला शक्ति के साधन के रूप में उद्योगों की मांग पूरी करता है। कोयला एक भारी खनिज है, ईंधन है, जिसे दूर क्षेत्रों में ढोने से खर्च और समय बढ़ जाता है। भाई हम अगर क्या कहते हैं, जो बड़े उद्योग है कोयला खदानों के पास में होंगे तो क्या होएगा कि उससे जो ढोने का खर्च है, क्योंकि कोयला बड़ा भारी होता है, तो ढोने का खर्च बचेगा और क्या होगा, समय जो है वो बढ़ जाता है, तो वो बच जाएगा। और कोयला शक्ति के साधन के रूप में उद्योग की मांग को क्या करता है, पूरा भी करता है। कोयला से ही शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा पैदा होती है, तो उसके रूप में भी कोयला काम करता है। इसलिए जो बड़े उद्योग होते हैं क्या करते हैं, कोयला खदानों के पास में केंद्रित होते हैं। तो आपका पहला उत्तर जो मैंने इससे बताया था कि बांधों के
बनाने से पहले क्या करना चाहिए, पर्यावरणीय पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है बहुत सारे वन काटे जाते हैं, जलमग्न होता है, स्थानीय स्तर पर भूकंप भी आता है, भूस्खलन, ज़मीन भी खिसक जाती है। और दूसरा जो हुआ कि कोयला जो है, कोयला कहते हैं, कोयला खदानों के पास में बड़े उद्योग इसलिए होते हैं ताकि वह कोयला शक्ति के साधन के रूप में उद्योगों की मांग को पूरी करता है। और कोयला भारी खनिज है, काफ़ी भारी ईंधन के रूप में है, इसलिए इसको दूर क्षेत्रों में ढोने से खर्च बढ़ जाता है, इसलिए उद्योग पास में करे जाते हैं। इसके आगे एक प्रश्न है, उसको दिखाते हैं कि कोयले जो काला सोना क्यों कहा जाता है, ये है, मैं प्रश्न दिखा देता हूँ। दोनों प्रश्नों को एक साथ पढ़ते हैं हम लोग कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी भी लिखेंगे। और अखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि, ठीक है, दोनों को करेंगे। तो पेट्रोलियम को खनन काला सोना क्यों कहा जाता है, और अखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है, इसको हम दोनों पढ़ते हैं। और आपको लिखित रूप में लिखना है, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिखिएगा। देखिए आपके सामने उत्तर है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्योंकि पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों के महत्व तथा अधिक मूल्यवान होने के कारण इसे काला सोना कहा जाता है। मतलब पेट्रोलियम इतना ज़्यादा फायदेमंद है और उससे हमें इतना कुछ प्राप्त होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्योंकि गोल्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा कीमती होता है, आप सबको पता है, आप सब लोगों को पता है कि गोल्ड कितना महंगा है और कितना कीमती है, कितने सारे आभूषणों में, इवन अंतरिक्ष उपकरणों के अंदर और हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अंदर भी पाया जाता है, उसके द्वारा उसकी यूज़ किया जाता है। तो इसी ही पेट्रोलियम जो है, आपको पता है पेट्रो रसायन से ही प्लास्टिक बनती है, पॉलीथीन बनती है, ठीक है, पॉलीमर बनता है, वो पेट्रोल रसायन के द्वारा ही बनता है। अगर पेट्रोल ना हो तो धरती पर कितनी सारी चीज़ें नहीं हो सकती, इसलिए उसको ब्लैक गोल्ड के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरा लिखा था कि अखनन जो होता है, अखनन की इससे पर्यावरण चिंता बढ़ती है। देखिए, अखनन खुले गर्त वाली खनन क्रिया है जिससे धूल बड़े स्तर पर पर्यावरण में फैलती है, जिससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो आपको इसका भी उत्तर मिल गया कि अखनन खुले गर्त वाली खनन क्रिया है जिससे धूल बड़े स्तर पर पर्यावरण में फैलती है, जिससे प्रदूषण होता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। इसमें अब हमें पता है, अब हमें करना क्या है, अब हमें निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंदर हमें क्या करना है, हमको अभी अंतर स्पष्ट करना है। प्रश्न क्रमांक 4 है, आगे चलते हैं हम। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में हम बात करेंगे, जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए लंबे समय से करता चला आ रहा है। मतलब जो काफ़ी लंबे समय से, कोयला है, ठीक है, पेट्रोल है, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। दूसरा, इन स्रोतों का भंडार सीमित है तथा ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। मतलब ये क्या है, इनके जो भंडार हैं ये क्या है, सीमित है, एक समय के बाद क्या हो जाएंगे, ये सारे जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और ये अनवीकरणीय, दोबारा ये नए नहीं बनाए जा सकते हैं। अगर बनेंगे तो उनको बहुत हज़ारों करोड़ों लाखों साल लग जाएंगे तब जाके बनेंगे, इसलिए ये क्या है, अनवीकरणीय है, बिल्कुल न्यू नहीं हो सकता, रिन्यूएबल नहीं है। इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। और इसमें कौन कौन से हैं, इसमें परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस भी इसके अंदर है, ठीक है। प्राकृतिक गैस को भी तुरंत जल्दी नहीं बना सकते हैं, बहुत टाइम लगता है, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है और ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये सीमित है धरती पर, इसको रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, हम अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हम पढ़ेंगे। अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत में क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को हम जब पढ़ते हैं तो इसमें देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने अंतर बताना है। तो हमने परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बता दिए, हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बताएंगे। जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में करने लगा है, मतलब इसके विकल्प के रूप में करने लग गया है। इन स्रोतों का भंडार सीमित नहीं है और ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, मतलब असंख्य है। जैसे
और इन ऊर्जा स्रोतों से क्या होता है, इन ऊर्जा स्रोतों से प्रदूषण भी नहीं फैलता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, असीमित है ये धरती पर, क्योंकि देखिए सूरज की रोशनी तो डेली निकलती है, पवन डेली बहती है, इनसे आप जितनी बन चाहे उतनी ऊर्जा बना सकते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जो कि परंपरागत बहुत समय से चले आ रहे हैं, वो परंपरा को तोड़ते हुए अब हमने उनको विकल्प के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने है। सातवें प्रश्न आपके सामने है कि लौह और अलोह खनिज में अंतर बताएं और धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताएं। ठीक है, तो लौह और अलोह खनिज के बारे में हम बात करेंगे पहले। तो आपके सामने जो है वह हम बायोगैस और प्राकृतिक गैस के बारे में पहले बात करेंगे, क्योंकि वो तीसरा ऑप्शन है। तो ये मानव निर्मित संसाधन है बायोगैस, आपको याद रखना है कि मानव ने बनाया है। यह जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर आदि से तैयार की जाती है। इसका उपयोग खाना पकाने तथा बल्ब जलाने आदि में घरेलू ज़रूरतों के लिए किया जाता है। इसके प्लांट ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगाए गए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और आराम से इसको लिखिए। ठीक है, फिर हम धीमे धीमे वीडियो के आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक गैस की बात आ गई है, यह प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, मतलब मनुष्य ने नहीं बनाए, प्रकृति ने बनाए हैं, बहुत सालों, हज़ारों सालों के संपीड़न और क्या कहते हैं कंप्रेस्ड होके बने हैं। यह पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, जहाँ पेट्रोल होते हैं वहीं पे ये ज़्यादातर पाई जाती है। इसका उपयोग घरेलू एवं वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है, मतलब आप इसे घरेलू में भी करते हैं, हम घरेलू गैस में भी करते हैं, और वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक चीज़ों में भी हम प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि गाड़ियों के अंदर सीएनजी भरी जाती है, वो भी एक नेचुरल गैस ही है। और भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? भारत में प्राकृतिक गैस पाई जाती है जैसलमेर में, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, राजस्थान वाले, कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पर, त्रिपुरा और मुंबई के अब तटीय क्षेत्र में, मुंबई जैसे हमने बताया था महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आप इसको आराम से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आराम से मैंने थोड़ा छोटा भी कर दिया, थोड़ा सा वो कर दिया, ताकि आपको ये देखने को मिल जाए। वीडियो को आराम से आप पॉज कीजिएगा और क्या कीजिएगा, लिखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। साथियों, लौह खनिज और अलोह खनिज के बारे में बात करेंगे हम। लौह खनिज और अलोह खनिज क्या है, अंतर बताना है तो दोनों के बारे में पूरा लिखना पड़ेगा। जिन धात्विक खनिजों में लोहे के अंश पाए जाते हैं उन्हें लौह खनिज कहते हैं। लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट आदि लौह खनिज के उदाहरण हैं। अलोह खनिज में हम जिन धात्विक खनिजों में लौह अंश नहीं पाए जाते वह अलोह खनिज है। सोना, चांदी, तांबा आदि अलोह खनिज के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, लौह और अलोह की बात हो रही थी, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, धात्विक और अधात्विक के बारे में बात करते हैं। धात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु प्राप्त होती है उनको पीटकर पतली कादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इनमें चमक होती है, वो धात्विक है। लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, सोना, चांदी इत्यादि धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। ठीक है, आपको बता दूं धात्विक, मैं आपको आपको क्या कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। धात्विक मतलब मेटलिक होती है, मेटल मतलब मेटल समझते हैं ना, जैसे ये मेटल है, मेरे मैंने 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 आपने देखी अंगूठी है, घर में अंगूठी होती है, चाबी होती है। ठीक है, अंगूठी चांदी सोने की बनी होती है, चाबी जो होती है लोहे की बनी होती है, लेकिन ये सब मेटल्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब मेटल हैं। तो आपको क्या करना है, इसका ध्यान रखना है इस चीज़ का कि मेटलिक जो धात्विक है वह क्या होती है, धातु से प्राप्त होती है, इनको पीटकर पतली कादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इनमें चमक होती है। लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट, सोना, चांदी इत्यादि धात्विक खनिजों के उदाहरण है। अधात्विक खनिज, खनिजों से धातु प्राप्त नहीं होती, जिन खनिजों से धातु नहीं प्राप्त होती और ये पीटने से क्या होती है, टूट जाती है। उन्हें पीट पीट कर क्या कर सकते हैं, उनको पीट पीट कर हम उनको चादर के रूप में, कादर के रूप में बना सकते हैं। इनमें चमक भी नहीं होती है अधात्विक खनिजों में। और संगमरमर, कोयला, अभ्रक, पेट्रोलियम इत्यादि अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। आप इसको आराम से लिख लीजिए। ठीक है, आराम से लिख लीजिए इनको, ये अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं।
साथियों, यहाँ पे क्रियाकलाप पे आ गए हम। हमारे जीवन में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार के ईंधनों को प्रदूषित करने के लिए पुरानी पत्रिकाओं से चित्रों का प्रयोग करें और उन्हें अपना सूचना पट पर प्रदर्शित करें। तो क्रियाकलाप में आप देखिए कि ये विभिन्न प्रकार के ईंधनों को प्रदर्शित करने के लिए पुरानी पत्रिकाओं, पुराने जो अखबार हैं, मैगजीन हैं, उन चित्रों का लीजिए और उन्हें अपने सूचना पट पर प्रदर्शित कीजिए। आप एलपीजी सिलेंडर लगा सकते हैं, आप पेट्रोल का लगा सकते हैं, आप डीजल लगा सकते हैं, आप कोयला लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि ये हम कैसे कैसे प्रयोग करते थे। लकड़ी लगा सकते हैं, लेकिन लकड़ी, आप कोयला जो है वह खनिज है, हमें खनिजों के बारे में बात की गई, ये ईंधनों को प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगाइएगा। ऊर्जा संरक्षण की युक्तियाँ जिन्हें आप अपने विद्यालय में अपनाएंगे पर प्रकाश डालते हुए एक चार्ट बनाइए। आप चार्ट भी बनाना है। सलमा के कृष्णा ने विद्युत उपभोग सर्वेक्षण के द्वारा अपने विद्यालय का ऊर्जा लेखा परीक्षण करने के लिए कार्य अभियान चलाया। उन्होंने विद्यालय के छात्रों के लिए सर्वेक्षण पत्रक भी क्या किया, तैयार किया, ठीक है। अब देखिए, सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों ने एक माह में उपभोग की गई इकाइयों एवं अनुमानित व्यय की गणना की और पिछले माह के विद्युत बल से इसकी तुलना की। उन्होंने पंखों, बत्तियों और बंद न किए गए अन्य उपकरणों द्वारा उपभोग की गई विद्युत के अनुमति मूल्य की भी गणना की। इस प्रकार उन्होंने उस मात्रा पर प्रकाश डाला जो बचाई जा सकती है और ऊर्जा संरक्षण के लिए सामान्य आदतों का सुझाव दिया। आप भी लिखिएगा। आवश्यकता न होने पर उपकरण बंद कर देने चाहिए। आवश्यकता अनुसार न्यूनतम उपयोग होना चाहिए, मतलब अगर आप कमरे में नहीं हैं तो आप लाइट बंद कर दें। अगर आपको लगता है कि 2 ट्यूबलाइट जला रखी है और एक ट्यूबलाइट से काम हो सकता है तो आप एक ट्यूबलाइट लगाएं। अगर गर्मी कम है तो कूलर की बजाय पंखा इस्तेमाल करें। आवश्यकता के अनुसार उपयोग कम करें। खिड़कियों को खुली रखकर प्राकृतिक हवा इस्तेमाल करें और प्रकाश का अधिकतम उपयोग करें। बत्तियों को धूल रहित रखना, मतलब जो लाइट्स हैं उनको साफ रखें ताकि उनसे अच्छे प्रकाश आ सके। दिए गए निर्देशों के अनुसार उपकरणों की उचित देखभाल और उपयोग करना। क्या आप इस सूची में कुछ और युक्तियाँ जोड़ सकते हैं? आपको जोड़नी है अपने अनुसार जो ऊपर सूची है। आप घर पर इसी प्रकार सर्वेक्षण कर सकते हैं और तब इसका विस्तार अपने पड़ोस तक कर सकते हैं और अपने पड़ोसियों को भी ऊर्जा के प्रति हम जागरूक कर सकते हैं। जितना हम ऊर्जा के प्रति जागरूक करेंगे उतना ही ऊर्जा बचेगी। तो यहाँ पर सारे प्रश्न ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर चैप्टर हमारा समापन हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अतुल भारत आपका हमेशा साथी हूँ। फेसबुक पे भी हमारा पेज है लक्ष्यविद भारत का, आप उस पर भी देख सकते हैं। आप टेलीग्राम पे भी वीडियोज़ के देख सकते हैं लक्ष्यविद भारत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो हम सब के प्यार को और आगे बढ़ाइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। सहज योग ध्यान के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो के बीच में आपको बताया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो एक बार अवश्य आप सहज योग को अपनाएं, करें और विश्वास करें कि आपका जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो धीमे धीमे प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। आपका जो व्यवहार है वह अच्छा होएगा, जिससे सब लोग आपको पसंद करेंगे। आप धैर्यशील बनेंगे। अगर आपका गुस्सा है तो गुस्सा कम होएगा। आपको एक बार में ही पढ़ाई समझ में आएगी। तो ध्यान के माध्यम से अपना जीवन अच्छा कीजिए। सहज योग मेडिटेशन के माध्यम से आप बहुत आगे जा सकते हैं। हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। नए वीडियो में मिलेंगे। कोई भी अगर वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस पर दोबारा वीडियो बनाएंगे। शॉर्ट्स वीडियो बना के आपकी हम हेल्प करेंगे। तो ये लंबी वीडियो होगी क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे और लिखित रूप में थे, थोड़ा समझाया भी है। तो अगर आपको वीडियो लंबी लगे तो आप वीडियो को आप फास्ट मोड में भी देख के कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हैं। तो आपके अच्छे भविष्य के लिए यही कामना है। नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।